आज की दुनिया मतलब पूरी तरह से डेटा से चल रही है बिल्कुल। हर तरफ सिर्फ डेटा ही डेटा है। और हर बिजनेस इसी डेटा के सैलाब से कुछ काम की जानकारी निकालने में लगा हुआ है। पर ये डेटा किसी साफ सुथरे तालाब जैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक अनियंत्रित सैलाब जैसा है। कहीं एक्सेल शीट पड़ी हैं, मतलब सीएसवी। हाँ, कहीं जेसॉन फाइलें हैं, कहीं किसी पुराने डेटाबेस में कुछ पड़ा है। इन सबको एक साथ लाना और समझना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और यहीं पर AWS ग्लू जैसे टूल्स की भूमिका आती है। ये इसी सैलाब को काबू में करने के लिए बने हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हमारे पास कुछ वीडियो ट्यूटोरियल और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के सोर्स हैं और हम उन्हीं के आधार पर ये समझेंगे कि AWS ग्लू असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये AWS ग्लू है क्या? देखिए, सबसे सरल भाषा में ये एक फुल्ली मैनेज्ड और सर्वरलेस ETL सर्विस है। ये दो शब्द सर्वरलेस और फुली मैनेज्ड, इनका मतलब क्या हुआ? मतलब आपको कोई सर्वर खरीदने या उसे सेटअप करने या मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई झंझट नहीं? कोई झंझट नहीं। AWS ये सब बैकग्राउंड में खुद ही करता है और इसका सबसे बड़ा फायदा लागत में है। आप सिर्फ उतने ही समय के लिए पैसे देते हैं जितने समय आपका ETL जॉब चलता है। अच्छा, और ग्लू के मुख्य काम क्या है? आपने ETL तो बताया। हाँ, तो इसके दो मुख्य काम हैं। पहला है डेटा कैटलॉग। ये आपके सारे डेटा के बारे में जानकारी, मतलब मेटा डेटा रखने की एक सेंट्रल जगह है। और दूसरा? दूसरा है स्पार्क ETL इंजन। ये असल में डेटा को बदलने, मतलब ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो एक कैटलॉग है और एक इंजन है। चलिए पहले कैटलॉग की बात करते हैं। एक आम समस्या लेते हैं। मान लीजिए मेरा डेटा Amazon S3 में कई फोल्डरों में पड़ा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि किस फाइल में क्या है, उसमें कितने कॉलम्स हैं और उनका डेटा टाइप क्या है? सवाल। और इसी का समाधान है AWS ग्लू क्रॉलर। क्रॉलर? हाँ, क्रॉलर एक प्रोग्राम है। आप उसे बस अपने S3 बकेट का पता देते हैं और वो जाकर आपके डेटा को स्कैन करता है। स्कैन करता है मतलब वो डेटा पढ़ता है? नहीं, वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखता है और अपने आप अंदाजा लगा लेता है कि स्कीमा क्या है। मतलब कितने कॉलम हैं, किस कॉलम में नंबर है, किस में टेक्स्ट। इसे स्कीमा इन्फ्रेंस कहते हैं। ओके, तो उसने डेटा का एक तरह से एक्सरे कर लिया। फिर उस जानकारी का क्या होता है? उस जानकारी के आधार पर वो डेटा कैटलॉग में एक मेटा डेटा टेबल बना देता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज समझनी है। अगर वो एक टेबल बना रहा है तो क्या वो मेरी सारी CSV फाइलों का डेटा कॉपी करके कहीं और डाल रहा है? नहीं, ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब ही ग्लू की सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा। वो आपके असली डेटा को 1 इंच भी नहीं हिलाता। डेटा कैटलॉग में बनी ये टेबल असल में डेटा नहीं रखती, ये सिर्फ मेटा डेटा रखती है। यानी डेटा के बारे में जानकारी? बिल्कुल, कि डेटा S3 में कहाँ रखा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपका असली डेटा जहाँ था वहीं रहता है। ये तो कमाल है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ फिर? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप Amazon अथीना जैसी सर्विस यूज करके S3 में पड़ी उन कच्ची फाइलों पर सीधे SQL क्वेरी चला सकते हैं। जैसे कि वो किसी डेटाबेस में हो? ठीक वैसे ही एनालिस्ट्स को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता, काम तुरंत शुरू हो जाता है। समझ गए। तो क्रॉलर ने डेटा के सैलाब में एक नक्शा बना दिया। अब हमें पता है कि क्या चीज कहाँ है, पर अब उसे ट्रांसफॉर्म भी तो करना है। यहीं पर ETL जॉब्स आते हैं ना? बिल्कुल। अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, स्पार्क ETL इंजन पर। ग्लू के जो ETL जॉब्स हैं वो अपाचे स्पार्क पर चलते हैं, जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ भी वो सर्वरलेस वाला जादू काम करता है? हाँ, आपको स्पार्क क्लस्टर बनाने या मैनेज करने की कोई चिंता नहीं करनी। आप बस अपना कोड लिखते हैं, रन बटन दबाते हैं और ग्लू पर्दे के पीछे सब कुछ संभाल लेता है। और इसका मतलब ये भी है कि आप सिर्फ उतने ही समय के पैसे देते हैं जितने समय जॉब चली। एग्जैक्टली। ये इनोवेशन को बहुत तेज कर देता है, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, सिर्फ अपने लॉजिक की चिंता करनी होती है। लेकिन क्या इसके लिए हर किसी को स्पार्क और पाइथन का एक्सपर्ट होना जरूरी है? नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। ग्लू दो रास्ते देता है। एक है ग्लू स्टूडियो। वो क्या है? वो एक विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है। आप सोर्स को खींचते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बॉक्स जोड़ते हैं और उसे टारगेट से जोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए है जो कोड नहीं लिखना चाहते हैं। जी, और मजे की बात यह है कि जब आप ये सब विजुअली करते हैं तो ग्लू आपके लिए बैकग्राउंड में पाइस्पार्क कोड अपने आप लिख देता है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है स्क्रिप्ट एडिटर। आप चाहें तो ग्लू के बनाए कोड को बदल सकते हैं या फिर शुरू से ही अपनी कस्टम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं।
हमारे एक सोर्स ट्यूटोरियल में इसका एक उदाहरण भी था, फ्लाइट्स के डेटा वाला। ये सीधे सीधे पैसों की बचत से जुड़ा है। पार्के एक कॉलम आधारित फॉर्मेट है। इसका मतलब? देखिए, अगर आपकी CSV फाइल में 50 कॉलम हैं और आपकी क्वेरी सिर्फ 2 कॉलम इस्तेमाल कर रही हैं, तो भी आपको पूरी फाइल स्कैन करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन पार्के के साथ अगर आप 2 कॉलम पर क्वेरी चलाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं 2 कॉलम का डेटा S3 से पढ़ा जाता है। और क्योंकि AWS आपसे स्कैन हुए डेटा के हिसाब से पैसे लेता है, हाँ, तो पार्के का इस्तेमाल सीधे सीधे आपके AWS बिल को कम करता है। एक छोटा सा तकनीकी बदलाव जिसका बड़ा आर्थिक प्रभाव होता है। ये एक बेहतरीन इंसाइट है। तो ये तो हुआ एक साधारण ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक ज्यादा जटिल परिदृश्य की बात करते हैं, जो हमारे एक प्रोजेक्ट सोर्स पर आधारित है। हाँ, डेटा वेयरहाउस वाला। बिल्कुल। यहाँ लक्ष्य था S3 से रोज आने वाले ट्रांजैक्शनल डेटा को Amazon Redshift में लोड करना। और यहाँ एक क्लासिक डेटा इंजीनियरिंग समस्या सामने आती है, डुप्लीकेट डेटा की। सही, आप हर दिन S3 से पूरी की पूरी फाइल को Redshift में नहीं डाल सकते। अगर ऐसा किया तो पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा कॉपी हो जाएंगे और आपका डेटा वेयरहाउस बेकार हो जाएगा। हमें सिर्फ नए रिकॉर्ड्स डालने हैं। तो ये होता कैसे है? ये तो एक मुश्किल समस्या लगती है। इसका समाधान ग्लू जॉब की लॉजिक में है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। कैसे? जॉब सबसे पहले रेडशिफ्ट से कनेक्ट होता है और वहां पहले से मौजूद सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ लेता है। ठीक है। फिर वो S3 से आने वाले नए डेटा को पढ़ता है। अब उसके पास 2 डेटा सेट है, पुराना और नया। जी। वो इन दोनों की तुलना करता है, आमतौर पर एक लेफ्ट जॉइन से, और केवल उन रिकॉर्ड्स की पहचान करता है जो S3 में तो है लेकिन रेडशिफ्ट में नहीं है। समझ गई? और अंत में वो सिर्फ इन नए रिकॉर्ड्स को Redshift में डालता है। बिल्कुल। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट न हो। ये वाकई में एक बहुत स्मार्ट तरीका है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के सोर्स में सुरक्षा को लेकर भी कुछ बातें थीं, जैसे IAM रोल्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एंटरप्राइज सिस्टम में आप किसी सर्विस को खुली छूट नहीं दे सकते। आपको एक खास IAM रूल बनाना पड़ता है जो ग्लू को सिर्फ उतना ही एक्सेस देता है जितना जरूरी है। जैसे S3 से पढ़ने की और रेडशिफ्ट में लिखने की अनुमति। सही। और इसी तरह डेटा को पब्लिक इंटरनेट पर जाने से रोकने के लिए VPC एंडपॉइंट्स का इस्तेमाल होता है, ताकि ग्लू और रेडशिफ्ट एक सुरक्षित प्राइवेट नेटवर्क में बात कर सकें। ठीक है, तो हमने डेटा को खोजा, उसे बदला, डुप्लीकेट होने से बचाया और सुरक्षित तरीके से लोड भी कर दिया। लेकिन सोर्स में जो डेटा है वो हमेशा साफ सुथरा तो नहीं होता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डेटा पाइपलाइन बनाना एक बात है, और ये पक्का करना कि उस पाइपलाइन में बहने वाला डेटा अच्छी क्वालिटी का हो, यह बिल्कुल दूसरी बात है। और शायद ज्यादा जरूरी बात है। बिल्कुल। और ग्लू में इसके लिए भी शक्तिशाली क्षमताएं हैं। 2 मुख्य चीजें, डेटा क्लेंजिंग और डेटा एनरिचमेंट। क्लींजिंग का मतलब तो साफ करना हुआ। हाँ, मान लीजिए आपके स्टेट कॉलम में कोई कैलिफोर्निया लिखता है, कोई CA और कोई कैलिफ। आपका ग्लू जॉब इन सभी को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे CA में बदल सकता है। और अगर कोई जरूरी वैल्यू खाली हो तो आप उस पूरी लाइन को हटा सकते हैं या उसे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, और एनरिचमेंट का क्या मतलब है? एनरिचमेंट का मतलब है अपने डेटा को और ज्यादा मूल्यवान बनाना। कैसे? किसी और डेटा सोर्स से जानकारी जोड़कर। जैसे आपके पास बिक्री का डेटा है जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट ID है। आप एक ग्लू जॉब बना सकते हैं जो इसे प्रोडक्ट कैटलॉग से जोड़े और हर प्रोडक्ट ID के साथ उसका नाम, कैटेगरी और कीमत भी जोड़ दे। तो आपका रॉ सेल्स डेटा विश्लेषण के लिए कहीं ज्यादा उपयोगी हो गया। एग्जैक्टली। तो ग्लू सिर्फ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, बल्कि रास्ते में उसे धोता, साफ करता और तैयार भी करता है। तो हमने क्रॉलर बना लिया, जॉब भी लिख लिया, लेकिन क्या हमें हर बार इसे हाथ से चलाना पड़ेगा या इसे ऑटोमेट करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, और इसके लिए ट्रिगर्स का इस्तेमाल होता है। ट्रिगर्स? हाँ, ट्रिगर आपके जॉब को अपने आप शुरू करने का एक नियम है। सबसे आम है शेड्यूल ट्रिगर। आप सेट कर सकते हैं कि आपका जॉब हर रात 2 बजे चल जाए। और शेड्यूल के अलावा? दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली तरीका है इवेंट आधारित ट्रिगर। आप एक चेन बना सकते हैं। जैसे आप एक नियम सेट कर सकते हैं कि जब मेरा क्रॉलर अपना काम पूरा कर ले, तब ये ETL जॉब अपने आप शुरू हो जाए। वाह, तो पूरी प्रक्रिया अपने आप चलती रहेगी। जी। और तीसरा विकल्प हमेशा रहता है ऑन डिमांड। जब जरूरत हो तब बटन दबाकर चला लें। तो ये तो पूरा ऑटोमेशन हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि AWS ग्लू सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि डेटा के सैलाब को मैनेज करने का एक पूरा सिस्टम है। ये क्रॉलर का उपयोग करके आपके डेटा के ढेर में छिपे स्ट्रक्चर को अपने आप समझता है।
डेटा कैटलॉग में उसे ऑर्गेनाइज करता है और एक शक्तिशाली स्पार्क इंजन से उसे ट्रांसफॉर्म करता है। और ये सब सर्वर मैनेज करने के सिरदर्द के बिना। हमने ये भी देखा कि ये साधारण काम से लेकर रेडशिफ्ट जैसे डेटा वेयरहाउस में स्मार्ट तरीके से नए रिकॉर्ड्स लोड करने जैसे जटिल काम भी कर सकता है। अंत में यही कह सकते हैं कि डेटा से चलने वाली इस दुनिया में ग्लू जैसे टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये कच्चे डेटा को उस मूल्यवान जानकारी में बदलने में मदद करते हैं जिस पर बिजनेस भरोसा करके सही निर्णय ले सकें। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार। आज हमने जिस डेटा की बात की वो ज्यादातर बैच डेटा था, मतलब डेटा जो फाइलों में इकट्ठा होता है और फिर प्रोसेस किया जाता है। पर सोचिए, आज की दुनिया में डेटा हमेशा बहता रहता है, जैसे सोशल मीडिया फीड से या IoT डिवाइसेस से आने वाला सेंसर डेटा। ये एक झील के बजाय एक नदी की तरह है। ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। तो सवाल ये है कि ग्लू जैसा टूल डेटा की इस लगातार बहती नदी को कैसे हैंडल करेगा? क्या इसके सिद्धांत वहां भी लागू होंगे? ये एक पूरी तरह से अलग और रोमांचक चुनौती है, और इसी के लिए AWS ग्लू स्ट्रीमिंग जैसी सर्विसेज मौजूद है। शायद अगली बार हम इस बहती हुई नदी पर बात करें।